हालो सीजन 1 एपिसोड 6। इससे पहले कि सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ तो काय दर्द से तड़प रही थी, वहीं दूसरी तरफ माँ के अभी भी बेहोश होने का नाटक करते हुए बड़बड़ा रही थी। अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन की टीम फ्लीटकॉम पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब सभी लोग शिप से उतर जाते हैं तब मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन को एक रूम में लॉक करके उस रूम में रेडिएशन फैलाने लगता है, जिससे कि डॉक्टर कैथरीन पिघलकर मर जाए। ये सब मास्टर चीफ इसलिए करता है क्योंकि वो ये चेक करना चाहता था कि कोटाना का उस पर कितना कंट्रोल है और क्या कोटाना उसको कंट्रोल करके उससे कोई काम भी करवा सकती है या फिर सिर्फ उसे वो कंट्रोल करके बेहोश कर सकती है। और अब धीरे धीरे करके रेडिएशन फैलता जा रहा था और कोटाना बार बार मास्टर चीफ को इस बात का यकीन दिला रही थी कि वो मास्टर चीफ को सिर्फ बेहोश कर सकती है, वो उसे कंट्रोल करके उससे कोई काम नहीं करवा सकती। और अब जब रेडिएशन फैलने में जस्ट 1 सेकंड रह गया था और अब तक कोटाना यही बोले जा रही थी कि वो बस मास्टर चीफ को बेहोश कर सकती है, तो तब फाइनली मास्टर चीफ एक झटके से डोर ओपन करता है और डॉक्टर कैथरीन को पिघलने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लीटकॉम में माके का इलाज करके उसे टाइट सिक्योरिटी वाले रूम के अंदर रखा जाता है, जहां मास्टर चीफ उससे पूछताछ करता है तो माके उसे बताती है कि शायद एलियन कीस्टोन के दूसरे हिस्से को रास्कोटका नाम के एक प्लेनेट पर ले गए होंगे, जिसे इंसान स्टार सिस्टम में एस्प्रो कहते हैं। इतना बताने के बाद माके मास्टर चीफ को आगे बताती है कि मैं तुम जैसी ही हूँ और हम दोनों स्पेशल हैं। एलियन मुझे हिराजो कहते थे, जिसका मतलब होता है द ब्लेस वन। और अब माके की द ब्लेस वन वाली बात को सुनकर मास्टर चीफ को रेथ याद आ जाता है और इसी वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि द ब्लेस वन वो लोग होते हैं जो फॉरेनर टेक को छूकर उन्हें एक्टिवेट या फिर उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, और बोकर गेम के अंदर द ब्लेस वन सिर्फ एक था मास्टर चीफ, मगर इस सीरीज के अंदर 2 हैं। जो लोग द ब्लेस्ड वन होते हैं उनके डीएनए में एक खास तरीके का डिजाइन होता है, जो लोग ब्लेस्ड होते हैं उनके डीएनए का डिजाइन स्पेशल और इतना ज्यादा रेयर होता है कि पूरी ह्यूमैनिटी में इस तरीके का एक ही इंसान था और सीरीज के अंदर 2 इंसान हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब अपनी पूरी टीम को रास्कोट्स्का नाम के प्लेनेट को ढूंढने के काम पर लगा देता है, मगर काफी देर तक कोशिश करने के बाद और पूरी टीम के ढूंढने के बाद भी उन्हें उस डायरेक्शन में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिलता जिस डायरेक्शन के बारे में माके ने बताया था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी की कमिटी एडमिरल पेरेंटगोस्की पे दबाव डालते हुए उससे पूछती है कि एडमिरल कोटाना को बनाने के बाद भी मास्टर चीफ अभी भी बेकाबू क्यों हैं, और 2 स्पार्टन्स ऑन मिशन ऑर्डर तोड़कर मिशन को रिस्क में डालते हैं, जिस वजह से कीस्टोन का दूसरा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाता है। तो आप बताइए ये सब किसकी गलती है? असल में यूएनएससी ने कोटाना को बनाने के लिए जो इनलीगल क्लोनिंग की परमिशन दी थी, वो परमिशन उन्होंने अनऑफिशियल दी थी ताकि आगे चलकर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो सारा का सारा ब्लेम किसी और पर डाल दें। और अब कमेटी ठीक यही कर रही थी। कोटाना को बनाने के बाद भी मास्टर चीफ और स्पार्टन्स कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और न ही कोटाना को बनाने का कोई फायदा दिखाई दे रहा था, जिस वजह से अब यूएनएससी चाहती थी कि इनलीगल क्लोनिंग का इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाया जाए ताकि इस मामले को रफा दफा किया जा सके। और अब एडमिरल पेरेंटगोस्की कमेटी के दबाव में और अपने रास्ते को साफ करते हुए सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर कैथरीन पर डाल देती है, जिसके बाद एक जज फ्लीटकॉम पर आता है और डॉक्टर कैथरीन से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहां पर मास्टर चीफ भी आ जाता है, जो उस जज की बेइज्जती करते हुए उसे वहां से भगा देता है। और फिर डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि आपने मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? और अब डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने जो भी किया वो ना तो तुम्हारे लिए किया ना मैंने अपने लिए किया, वो सब मैंने इंसानियत के लिए किया। आज के टाइम पे इंसान कई सारे प्लैनेट्स पर जाके बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंसानों के अंदर का लालच और आपस में लड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो रही। और मास्टर चीफ ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जब तक हम अपने पूर्वजों से नहीं मिलेंगे और उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक इंसान के अंदर का ये लालच कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमें इंसानी सभ्यता को एक बेहतर सभ्यता बनाना है तो हमें उनसे मिलकर उनसे जुड़ना होगा, जिसे हालो रिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी यहाँ पर कैप्टन जेकब और एडमिरल पेरेंटगोस्की भी अपने हिडन होलोग्राम की मदद से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। और अब जिस रूम के अंदर एडमिरल पेरेंटगोस्की और कैप्टन जेकब लेटकर अपने हिडन होलोग्राम्स को क्रिएट कर रहे थे, उसी रूम के अंदर डॉक्टर मिरांडा भी पहुंच जाती है और अब वो भी अपने हिडन होलोग्राम को क्रिएट करके मीटिंग के अंदर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर मिरांडा को भी स्पार्टन प्रोग्राम की सच्चाई पता चल जाती है। हालांकि अभी तक ना तो मास्टर चीफ और ना ही मिरांडा को यह पता चल पाता है कि स्पार्टन प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर किए गए अत्याचार में ना सिर्फ डॉक्टर कैथरीन जिम्मेदार है, बल्कि इन सब चीजों के लिए कैप्टन जेकब और एडमिरल पेरेंटगोस्की भी जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि डॉक्टर कैथरीन ने जेकब या फिर एडमिरल पेरेंटगोस्की का इन सब मामलों में नाम नहीं घसीटा था, क्योंकि वो एडमिरल पेरेंटगोस्की का नाम छुपाने के बदले उसे ब्लैकमेल करके अपनी रिसर्च को चालू रखना चाहती थी। लेकिन अब एडमिरल पेरेंटगोस्की डॉक्टर कैथरीन को साइडलाइन करने का फैसला कर चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि एडमिरल पेरेंटगोस्की डॉक्टर कैथरीन की सभी पोजीशंस और पावर को डॉक्टर मिरांडा को ट्रांसफर करके उसे प्रमोट कर देती हैं और उसे ही स्पार्टन प्रोग्राम की हेड बनाते हुए कैथरीन की लैब भी दे देती हैं। वहीं डॉक्टर कैथरीन और उसके असिस्टेंट को इनलीगल क्लोनिंग के इल्जाम में बेरियन मून्स पर बन रही न्यू रिसर्च लैब का ट्रांसफर दे दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन एडमिरल को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो फॉरेनर्स के काफी ज्यादा करीब हैं, मगर क्योंकि अब एडमिरल पेरेंटगोस्की और कमेटी को एक दोषी चाहिए था तो डॉक्टर कैथरीन की कोई बात नहीं सुनी जाती और अब डॉक्टर कैथरीन और एडून अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं
वहीं इन सब के बीच यूएनएससी ने कोर्टाना को ऑफ ड्यूटी कर दिया था और अब जब डॉक्टर कैथरीन को ये बात पता चलती है कि कोर्टाना को ऑफ ड्यूटी कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कोर्टाना को इस तरीके से बनाया था कि अगर यूएनएससी कोर्टाना से कोई काम नहीं करवाएगी तो वो फ्री हो जाएगी और वो यूएनएससी की सिक्योरिटी को तोड़कर वहां के डेटा सेंटर से बाहर निकलकर डॉक्टर कैथरीन के पास वापस पहुंच जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिरांडा अपनी लैब में पहुंचती है और अपनी लैब को एक्सेस करने की कोशिश करती है तो वो अपनी लैब को एक्सेस नहीं कर पाती और तभी उसकी स्क्रीन पर सीमी लिखा आ जाता है और ये देखकर मिरांडा समझ जाती है कि डॉक्टर कैथरीन उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद वो डॉक्टर कैथरीन से मिलने जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन अपनी बेटी से उसका ध्यान न रखने के लिए उससे माफी मांगती है और यहाँ पर पहली बार डॉक्टर कैथरीन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और अब यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन को रोता देख जैसे ही हम समझते हैं कि डॉक्टर कैथरीन एक अच्छे दिल की औरत है, वैसे ही अगले सीन में जब मिरांडा वहां से चली जाती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन रोने का नाटक कर रही थी। असल में उसकी आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ था जो मिरांडा का बायोलॉजिकल स्कैन कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें मिरांडा की लैब का एक्सेस मिल जाता है। और अब एक्सेस मिलने की वजह से डॉक्टर मिरांडा जो भी कुछ अपनी लैब के अंदर करेगी वो सब डॉक्टर कैथरीन तक पहुंचता जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मास्टर चीफ फिर से माकी से पूछताछ करते हुए उसे बताता है कि जिस डायरेक्शन में तुमने रसकोट्सा नाम का प्लेनेट बताया था उस डायरेक्शन में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं मिला। और अब इसके बाद जब मास्टर चीफ माकी पे गुस्सा करने लगता है तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मास्टर चीफ की खराब तबीयत को देखकर माकी उससे बोलती है कि मास्टर चीफ कीस्टोन तुम्हें बीमार कर रहा है और अगर तुम इसी तरीके से उससे लड़ते रहे तो एक दिन वो तुम्हें मार देगा। अगर तुम सच में कीस्टोन की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा, उससे जुड़ना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टाना फ्लीटकॉम का फायरबॉल तोड़कर डॉक्टर कैथरीन तक पहुंच जाती है और अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ माकी की बात को मानकर मिरांडा के साथ कीस्टोन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए उसे छूता है और इस बार मास्टर चीफ कीस्टोन से लड़ने की बजाय वो खुद को कीस्टोन को समर्पित कर देता है। जिसके बाद शुरुआत में तो मास्टर चीफ की हालत बुरी तरीके से खराब होने लगती है और जिस समय मास्टर चीफ की हालत खराब हो रही थी ठीक उसी समय माकी की भी हालत खराब हो रही थी और वो बुरी तरीके से मास्टर चीफ की तरह ही तड़पने लगती है। और क्योंकि अब डॉक्टर कैथरीन के पास फ्लीटकॉम की लैब का एक्सेस था तो वो देख पाती है कि सेम टाइम पर मास्टर चीफ और माकी दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है और उन दोनों की बॉडी पर हो रहे इफेक्ट्स बिल्कुल सेम तरीके के हैं। उन दोनों के दिल धड़कने से लेकर सांस लेने तक की रीडिंग्स एग्जैक्ट सेम थी। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ के काफी देर तक तड़पने के बाद फाइनली वो हालो रिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे माकी मिलती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या है मास्टर चीफ माकी और कीस्टोन के बीच का लिंक? क्या होगा डॉक्टर कैथरीन, कोर्टाना और एडून का फ्यूचर? और कहाँ है मैड्रिगल की मसीहा क्वान? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, कौन जीतेगा ह्यूमन कॉवेनेंट वॉर को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।